टर्मिनल ब्रोंकियोल जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगी, अगर उनमें कोई डिफेक्ट हो रहा है, उनमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है एल्विलाई लेयर का, एल्विलर वॉल का परमानेंट अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डायलेटेशन हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो सकता है, एल्विलर डक्ट हो सकता है, एल्विलाई हो सकती है, ठीक है, जिसको अपने इन टोटल रेस्पिरेटरी एसिनाई भी बोलते हैं। इसके हिसाब से कि लोकेशन के हिसाब से कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, लोकेशन के हिसाब से इसको 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया जाता है। वन इज सेंटर एसिनार, सेकेंड इज पैरासेप्टल, थर्ड इज पेन एसिनार एंड फोर्थ इज इरेगुलर। जिसमें से सेंटर एसिनार जो है वो कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, इसको अगर अपने डायग्राम में देखें तो अपने क्या देखा कि टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, उसके बाद में एल्विलर डक्ट्स है, और उसके बाद में क्या है? एल्विलाइज है। तो अगर सेंटर एसिनार पोर्शन में क्या है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल वाला पार्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उस एम्फाइसीमा को क्या बोलेंगे? सेंटर एसिनार एम्फाइसीमा। पैरासेप्टल का पार्ट का मतलब क्या है? अगर एल्विलाई की ये वाली लेयर इन्वॉल्व हो रही है तो उसको बोलेंगे, मतलब अगर एल्विलर पार्ट जो है वो मेनली इन्वॉल्व हो रहा है तो उस एम्फाइसीमा को क्या बोलते हैं? पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। पेन एसिनार का मतलब क्या है? पूरी की पूरी जो अपनी रेस्पिरेटरी एसिनाई है, मतलब उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी रहेगा, उसमें एल्विलर डक्ट भी रहेगी, उसमें एल्विलाइज भी रहेंगी। अगर पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी एसिनाई इन्वॉल्व हो रही है, पैन मतलब होल ना, तो अगर टोटल टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद में जो जो स्ट्रक्चर है सारी इन्वॉल्व हो रही है तो उसको बोलते हैं पेन एसिनार। और इरेगुलर का मतलब क्या है कि कोई सा भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी हो सकता है, एल्विलर डक्ट भी हो सकती है, एल्विलाइज का पोर्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन के हिसाब से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट इज सेंटर एसिनार। अब इनसे रिलेटेड ना कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एम्फाइसीमा से बहुत ज्यादा वो घुमा फिरा के क्वेश्चन ही आता है। सबसे पहले तो तुमको मोस्ट कॉमन का याद रखना है, फिर स्मोकिंग का किसमें है, अपने को पता है ये जो वो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है परमानेंट और डायलिटेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो वो कैसे कैसे हो रहा है या फिर कौन से एम्फाइसीमा में उसका एक्शन जो है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से। तो सबसे पहले सेंटर एसिनार का अपने को पता लग गया, सेंटर एसिनार कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके जो लीजन्स होते हैं, अब ये इसके मतलब ज्यादातर ये अपर लोब्स में ज्यादा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप का एम्फाइसीमा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पता है क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में सेंटर एसिनार, पेन एसिनार, पैरासेप्टल और डिस्टल एसिनार ऐसे करके ऑप्शन में रहते हैं। ज्यादातर ऑप्शंस में तुम देखोगे इरेगुलर एम्फाइसीमा नहीं रहता है। लेकिन अगर ऑप्शन में तुमको ऑप्शन में ये ध्यान रखना होगा, अगर ऑप्शन में इरेगुलर एम्फाइसीमा का ऑप्शन दिया हुआ है कि ज्यादा कॉमन कौन सा है, तो इरेगुलर जो एम्फाइसीमा है वो सेंटर एसिनार एम्फाइसीमा से भी ज्यादा कॉमन है। लेकिन क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं मिलता है, ज्यादातर जगह पे तुमको नहीं मिलता है, इसलिए उसका ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर क्या जाता है? सेंटर एसिनार, ठीक है। तो वैसे याद रखने के लिए रख सकते हो कि सेंटर एसिनार मोस्ट कॉमन है, लेकिन वही ऑप्शंस में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में इरेगुलर प्रेजेंट है तो इरेगुलर वाला फर्स्ट मोस्ट कॉमन है, सेंटर एसिनार वाला सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और जो सेंटर एसिनार है वो प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन स्मोकर, मतलब अगर स्मोकिंग की वजह से किसी पर्सन में एम्फाइसीमा हो रहा है तो उसमें कौन से टाइप का एम्फाइसीमा जनरली डेवलप होता है? सेंटर एसिनार। फिर पेन एसिनार जो है वो मोर कॉमन होता है लोअर लोब्स में, एंड ज्यादा इसका एसोसिएशन रहता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वाला वो सबको वो लॉजिक पता होगा, इसमें आगे मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सा एम्फाइसीमा के डेवलप होने के ज्यादा चांसेस हैं? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सा एम्फाइसीमा डेवलप होता है? पेन एसिनार। इसको क्या क्या ये उसको पता है ना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को अपने पढ़ा, ब्लू ब्लॉटर बोलते हैं। एंड क्लिनिकल फीचर्स में जो ये है एम्फाइसीमा, इसको पिंक पफर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा तुमको O2 और CO2 का डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, PaO2 एंड PCO2 जो होता है वो नियर नॉर्मल रहता है। लेकिन ये पेशेंट क्या होते हैं, दिखते सही है लेकिन इनकी जो हालत होती है वो और ज्यादा खराब होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत शांत रहते हैं, ये बहुत ज्यादा, मतलब अगर किसी को एम्फाइसीमा हुआ है तो वो पर्सन क्या होता है, उसको इतनी ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है कि वो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहता है। तो ऑल्दो इनकी कंडीशन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस
ब्रोंकाइटिस के पेशेंट से भी ज्यादा खराब होती है, ज्यादा सीरियस होती है। लेकिन ये एक तो दिखते ऐसे पिंकिश हैं तो उनमें लगता है कि नहीं इनमें तो खून वून सही है, और ऊपर से एक्सर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, इसलिए अपनी कंप्लेन भी ज्यादा नहीं बता पाते, तो इसलिए लोग इनको लाइटली ले लेते हैं। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, एम्फाइसीमा के पेशेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के। इनके में और क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, कफ मिलेगा विद स्पूटम प्रोडक्शन, वो सब मतलब अभी क्वेश्चंस के हिसाब से तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। स्पायरोमेट्री का क्योंकि सीओपीडी है तो स्पायरोमेट्री में जो ये रेशियो है लेस देन 70% मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में इसमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे अपने को, क्योंकि इतना ज्यादा डायलिटेशन हो गया अल्वेलाइज का, तो लंग्स क्या होते हैं इसमें हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं। उसके साथ साथ में लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स ज्यादा स्पेस ले लेंगे, जो अपनी चेस्ट कैविटी है उसमें ज्यादा स्पेस लंग ले लेंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट की डलनेस है वो भी शिफ्ट हो जाती है, एंड जो लिवर की डलनेस है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कार्डियक एंड लिवर दोनों डलनेस शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हो रखे हैं। उसके साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमान क्रंच कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो हमान क्रंच का सबसे पहले मतलब क्या होता है, इसको मीडिया स्टैनल क्रंच भी बोलते हैं। मीडिया स्टैनल क्रंच का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से मीडिया स्टैनम में अगर एयर आ गया, तो उसकी वजह से क्या होएगा, मीडिया स्टैनम कैविटी में अब अपने को पता है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसमें से मीडिया, अच्छा कौन से मीडिया स्टैनम में हार्ट प्रेजेंट रहता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से मीडिया स्टैनम में हार्ट होता है? अच्छा चलो, अगर वो नहीं याद आ रहे तो, हाँ वेरी गुड। मिडल मीडिया स्टैंड को कैसे डिवाइड करते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, फिर इंफीरियर वाले को एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर ना। तो मिडल मीडिया स्टैंडम में हार्ट प्रेजेंट रहता है, ये भी एक जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसी मीडिया स्टैंडम स्पेस में अगर कहीं पे भी एयर आ गई तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हार्ट की पेरिकार्डियम मतलब जब हार्ट बीट करता है तो वो पेरिकार्डियम से जब एयर का क्रैश होता है तो उसकी वजह से क्रंची साउंड डेवलप होता है। ठीक है, जब अपने ऑस्कल्टेशन में सुनेंगे तो ये ऐसा कौन कौन से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हमान क्रंच बोलते हैं। तो हमान क्रंच का मतलब क्या है, और ये कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगा अपने को, कि जिस भी कंडीशन में, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से मीडिया स्टैनम में एयर आ गया। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे अगर ट्रॉमा हो गया ना, अगर बाहर से कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, डायरेक्ट इंजरी हो गई, जिसकी वजह से अपनी जो मीडिया स्टैनम की कैविटी है वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से वहां पे एयर चली जाएगी, वहां पे भी अपने को हमान क्रंच सुनाई देने को मिलेगा। एक तुमने बोरहाव सिंड्रोम पढ़ा होगा, बोरहाव सिंड्रोम क्या होता है, बोरहेव सिंड्रोम पढ़ा होगा तुमने, मैलरेविस पढ़ा होगा जीआईटी में। कुछ इसका एक पॉइंट बताओ, बोरहाव सिंड्रोम का, इंपॉर्टेंट है ये भी। बोरा सिंड्रोम तुमने वो पढ़ा होगा ना कि जो पेशेंट अल्कोहल का इंटेक करते हैं उसके बाद में एकदम से उनमें वॉमिटिंग का अर्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा लोअर इसोफेगस में प्रेशर लगता है कि लोअर इसोफेगस में लॉन्गिट्यूडिनल टीयर लग जाता है। तो जब भी वो इसोफेगस में टीयर लगेगा तो इसोफेगस का जो एयर था वो इसोफेगस में, क्योंकि मीडिया स्टर्नम में प्रेजेंट है, तो उसका जो एयर है वो चला जाएगा मीडिया स्टर्नम में, जिसकी वजह से भी वहां पे हमान क्रंच सुनाई दे, मतलब सुनता है। ठीक है, उसके साथ साथ में एम्फाइसीमा में भी, एम्फाइसीमा में भी हमने को पता है सब ब्लब्स डेवलप हो जाते हैं जब वो मीडिया स्टर्नम के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर उसकी वजह से भी मीडिया स्टर्नम में एयर चली गई तो वहां पे भी अपने को हमारा क्रंच सुनाई देने को मिलेगा। या फिर एंडोस्कोपी का प्रोसीजर कर रहे हैं, जीआईटी का कोई भी ऐसा प्रोसीजर एंडोस्कोपी का या ट्रेक्योस्टॉमी कर रहे हैं, उस किसी भी वजह से, मतलब वजह कुछ वो अपने इसमें वो नहीं है मेंशन, वो नहीं है कि वजह यही होनी चाहिए तभी अपने को हमान क्रंच सुनाई देने को मिलेगा। किसी भी वजह से अगर मीडिया स्टर्नम में एयर आ गई और अपने को मीडिया स्टर्नल क्रंच सुनाई देने को मिल रहा है तो वो हमान क्रंच के अंदर इंक्लूडेड रहता है। एम्फाइसीमा में अपने को क्लासिकल फाइंडिंग में क्या क्या मिलेगा, बैरल शेप चेस्ट मिलती है। बैरल शेप का मतलब क्या है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है अपना चेस्ट कैविटी का, वो ट्रांसवर्स डायमीटर के बराबर हो जाता है। नॉर्मल जो एपीडी और टीडी का डायमीटर रहता है वो कैसा रहता है, 1:2, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 1 रहता है, ट्रांसवर्स डबल रहता है उसका। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एम्फाइसीमा में क्या हो जाती है, बैरल शेप, मतलब ढोल जैसी चेस्ट हो जाती है, दोनों साइड से सेम ही है। नेक्स्ट इज ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस से
ब्रोंकिक्टेसिस के पोर्शन से एक तो इम्पॉर्टेंट है कि इसका क्या क्या कॉजेज हैं, जो कंजेनाइटल कॉजेज के रिलेटेड इसके क्वेश्चंस आते हैं ब्रोंकिक्टेसिस से, और एक इसमें कैसा स्पूटम का प्रोडक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले अगर अपने देखें ब्रोंकिक्टेसिस है क्या, तो ये सबको वो पता होगा कि इसमें क्या होता है, परमानेंट एंड अबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, उसके साथ साथ में डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है अप टू द लेवल ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये कहाँ तक है, ये सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है। क्या हुआ सौम्य? पूरा नहीं, जो वो है इसोफेगस है वो तो मीडिया स्टैंडम में प्रेजेंट है ना। न्यूमोथोरैक्स तो तब होगा जब वो प्लूरल कैविटी के साथ में अटैच होएगी। प्लूरल कैविटी में एयर जाने से पहले तो वो मीडिया स्टैंडम में आएगी ना। नेक्स्ट इज ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस में इसका जो ब्रोंकिक्टेसिस में डायलेटेशन हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, अप टू द लेवल ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसको भी अलग अलग इसके शेप के हिसाब से कि कैसा डायलेटेशन हो रहा है ब्रोंकाइज का, उसके हिसाब से इसको अलग अलग नेम दिए गए हैं। लाइक अगर सिलेंड्रिकल है तो इसमें ब्रोंकाई जो होती है इसका क्या होता है, सिर्फ सिलेंड्रिकल डायलेटेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट वेरिकोज। वेरिकोज का मतलब है कि उसमें कॉलम्स बन जा रहे हैं, दिस इज वेरिकोज ना। एंड सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो कैसा डायलेटेशन हो रहा है उसके शेप के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। इसका मेन ब्रोंकिक्टेसिस का जो है वो कॉज का इंपॉर्टेंट है। कॉजेज में वन इज कि इसके कंजेनाइटल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, कंजेनाइटल कॉजेज का रिलेटेड क्वेश्चन आता है इससे, और रिक्वायर्ड कॉजेज क्या क्या सकते हैं, लेकिन कंजेनाइटल वाली ज्यादा जरूरी है। तो कंजेनाइटल में मेनली तुमको तीन याद रखने हैं। वन इज सीलियरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिसको कि अपने पढ़ चुके हैं, कार्डिनर सिंड्रोम। इसका ट्रायड क्या था? कार्डिनल सिंड्रोम का ट्रायड क्या था? क्या क्या चीजें थी मेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है कार्डिनल, मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ तुम लोगों को। एक तो ब्रोंकिक्टेसिस ही हो गया, ठीक है। सेकंड साइटस इन्वर्सस। थर्ड साइनोसाइटिस ना, ये मैंने बताया था। ये किस वजह से हो रहा है, सीलिया के डिस्फंक्शन की वजह से ना। तो सीलिया अगर जहां जहां पे काम नहीं करेगी उस वजह से जो जो सिम्टम्स आने, लाइक साइनोसाइटिस हो गया, साइटस साइटस इन्वर्सस